क्रैंक शाफ्ट अंडर फ्लाईव्हील। अब जो हम लोग डिजाइन क्रैंक शाफ्ट का डिजाइन कर रहे हैं तो क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसी में फ्लाईव्हील ही लगा हुआ रहता है। फ्लाईव्हील जो जैसे क्रैंक शाफ्ट आगे बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन की तरफ जाता है, जैसे जहाँ पे गियर लगा हुआ है, क्लच लगा हुआ है, उससे पहले क्या लगा हुआ रहता है, उस पर फ्लाईव्हील लगा रहता है जो कि एक हैवी मटेरियल मतलब हैवी कंपोनेंट होता है और इंजन कंपोनेंट होता है जो कि इस पर लदा हुआ रहता है। उसको हम लोग को लेके चलना पड़ता है कि फ्लाईव्हील का जो वेट है इस पर आएगा, शाफ्ट पे आएगा, तो उसके हिसाब से उनको डिजाइन करना पड़ता है ना। हम लोग ये मान लेते हैं कि ds क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है ना, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन mm ना। बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लाईव्हील mw, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लाईव्हील की वजह से v3 इंटू C1। ओके, क्योंकि अब हम यहाँ पे v3 इंटू C1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये फ्लाईव्हील जो है इसके बाद लगेगा, इधर लगेगा, मतलब 0.3 के बाद ही लगेगा ये फ्लाईव्हील, ठीक है। तो जो रिएक्शंस आने वाले वो 0.3 में ही आएंगे। अब 0.3 में भी जो भी रिएक्शंस आएंगे वो वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि वर्टिकली ये फोर्स अप्लाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो V1 इंटू C1 है ना, V3 इंटू C1 ये लगेगा ना। तो V3 इंटू C1 ये लगा मेरे पास फोर्स है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस, अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बेल्ट टेंशन MT क्या हो जाएगा, H3 डैश इंटू C1, क्योंकि ये बेल्ट टेंशन क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा है ना, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है क्या, फ्लाईव्हील का जो फोर्स लग रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट किस में लगेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, V3 इंटू C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेल्ट टेंशन जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स H3 डैश इंटू C1, ठीक है ना। दिस टू बेंडिंग मूवमेंट्स एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, क्योंकि ये एक लग रहा है ऐसे है ना, एक जो फोर्स लग रहा है ये ऐसे लग रहा है और एक लग रहा है ऐसे, तो ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। एक इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है ना। तो जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो दिस टू बेंडिंग मूवमेंट एक्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयरफॉर द रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एट द फ्लाईव्हील लोकेशन। तो फ्लाईव्हील के पास जो बेंडिंग मूवमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, ms इज इक्वल्स टू √mw² प्लस mt²। दैट मीन्स mw मतलब V3 इंटू C1 का स्क्वायर और mt मतलब H3 डैश इंटू C1 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और हम लोगों को पता है कि बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, π/32 ds³ इंटू सिग्मा b, इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा भी हमको पता है कि अवेलेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस है, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट का डायमीटर को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जो शाफ्ट का डायमीटर है वो हम लोग यहाँ से सबसे पहले ms निकाल लेंगे। यहाँ से ms जब निकल जाएगा तो इस ms का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ms का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ ds का वैल्यू आराम से लोग निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा पार्ट ए, जहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो भी हम लोग निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं। हम लोग जो दूसरा देखेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा है ना। तो व्हेन द क्रैंक इज एट एन एंगल ऑफ मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो जब मेरा मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट की तरफ जाएगा क्रैंक, तब क्या होगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं ये ट्विस्टिंग मूवमेंट की तरफ जब जाएगा तो ये फोर्सेस यहाँ पे FT, FQ, FR, ये 3 एक्स्ट्रा फोर्सेस हम ये देख रहे हैं। बाकी के सारे फोर्सेस तो सेम टू सेम वैसे रहेंगे जैसे थे पहले, लेकिन यहाँ पे एक तो पॉइंट 1 पे ये पहले का रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HR1 HT1, और क्योंकि ये रिएक्शन एट पॉइंट 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ 1 में क्या हो जाएगा R1, और FQ, FT एंड FR ये एक्स्ट्रा पॉइंट लगेंगे जो कि ट्विस्टिंग मूवमेंट के वो दर्शाते हैं। और यहाँ पे लोग ये देखेंगे भी कि FQ, FT एंड FR ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो लग रहे हैं। FQ जो कि आ रहा है पिस्टन की तरफ से, वो उसको ट्विस्ट कर रहा है, मतलब ये जो मेरा क्या पिस्टन का जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जाना चाहिए था 0 कंपोनेंट मतलब, लेकिन ये ट्विस्ट हो रहा है और FQ इधर लग रहा है। यहाँ फाई एंगल के साथ ये डेवलप करेगा और फिर आगे चल के ये जो है FT और FQ, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस और ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस दोनों डेवलप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस दोनों आ रहे हैं, तो
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंपोनेंट और निकल के आगे आएगा और ये थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, फाइव तो ऑलरेडी चल ही रहा था, फाइव और फाइव प्लस यहाँ पे थीटा, तो ये बड़ा ही एंगल बनाएगा। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसका में कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फिगर है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हम जब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कंसिडर करते हैं कि पोजीशन एंगल जो मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट के हिसाब से बनाया गया है ना, ये पी डैश इज द intensity of pressure on the piston at this instant, then the piston gets load at this position of the crank, Fp is equal to pi by 4 to d square into p dash। ओके, जैसे उसमें निकाले थे सेम उसी तरह इसमें भी कर रहे हैं। अब जो थ्रस्ट होगा कनेक्टिंग रोड का वो क्या होगा, एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी बाई कॉस फाइव। ठीक है ना, फाई क्या है, फाई द इंक्लिनेशन एंगल है जो कनेक्टिंग रोड के साथ वो लग रहा है। जैसे मान लो ये मेरा शाफ्ट है, ठीक है, और ये मेरा कनेक्टिंग रोड है, तो ये एंगल डायरेक्ट लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई ये डायरेक्ट एंगल लगा। ठीक है, लेकिन अब एंगल ऐसे लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक एंगल क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, इसके साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है। तो वही एंगल जो है वो हम लोग उसी को बोलते हैं ना कि वो इंक्लाइन हो रहा है, ट्विस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो अब हम लोग उसी को देखना है कि फाई क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड विद द लाइन ऑफ एक्शन पी ओ। नाउ एफ टी इज इक्वल टू एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाइव और एफ आर इज द एफ आर क्या हो जाएगा, एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाइव। ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स एफ टी देयर विल बी टू रिएक्शंस एट बेयरिंग 1 and 2 सच दैट, अब 1 and 2 दोनों बेयरिंग पे हम लोग को क्या रिएक्शंस आने वाले हैं, एस टी वन इज इक्वल टू एफ टी इंटू बी वन बाई बी एंड एस टी टू इज इक्वल टू एफ टी इंटू बी टू बाई बी। ओके, एंड ड्यू टू ये तो क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स था एफ टी, रेडियल फोर्स के कारण क्या आएगा, देयर विल बी टू रिएक्शंस बेयरिंग 1 and 2 में क्या आएगा, एच आर वन रेडियल, ये तो हो गया टेंजेंशियल, ये रेडियल, एच आर वन विल बी एफ आर इंटू बी वन बाई बी एंड एच आर टू विल बी एफ आर इंटू बी टू बाई बी। तो ये दो रिएक्शंस, एक हॉरिजॉन्टली और एक टेंजेंशियली, एक रेडियली आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो कि मेरा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वो बेंडिंग स्ट्रेस मेरा कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पार्ट ये चल रहा है ना। तो अब सेकंड में देखेंगे डिजाइन ऑफ द क्रैंक पिन, सेम उसी तरह डिजाइन ऑफ क्रैंक पिन हमको कैसे निकालना है। तो ट्विस्टिंग के लिए तो लेट डी सी इज द डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन इन mm, now bending moment at the center of the crank pin is mc equals to hr1 into b, hr1 into b, ये मेरा हो गया बेंडिंग मोमेंट। एंड ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द क्रैंक पिन इज tc इज ht1 into r। नाउ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग, अब क्या होगा, बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों के लिए हमको निकालना है ना, तो अब दोनों को हमको लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द क्रैंक पिन क्या आएगा, टी ई इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एम सी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर। अब एम सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एच आर वन इंटू बी का स्क्वायर, एच आर वन इंटू बी का स्क्वायर, और टी सी का स्क्वायर, टी सी मतलब क्या हो जाएगा, एस टी वन इंटू आर, एस टी वन इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट में रहेगा। नाउ वी ऑल्सो नो दैट द ट्विस्टिंग मूवमेंट एट द क्रैंक पिन, और ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, टी इज इक्वल टू, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉम में कि पाई बाई 16 डी सी क्यूब इंटू टॉक, दिस इज टॉक। ना टो इज द एलेबल शेयर स्ट्रेस, हम लोग को पता है कि एलेबल शेयर स्ट्रेस को हम लोग टॉक बोलते हैं, टॉक। और क्रैंक पिन का क्या होता है, ये एलेबल शेयर स्ट्रेस होता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन मेरा 1 है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन इज डिटरमाइंड। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक पिन का डायमीटर को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्या है, बी पॉइंट में डिजाइन ऑफ क्रैंक शाफ्ट अंडर फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिजाइन करेंगे ना। तो देखेंगे, लेट्स डी एस इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन एम, डी एस क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन एम है। और हम लोग को ये भी पता है कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट तो क्या होता है, एम एस इज इक्वल टू आर थ्री इंटू सी वन। ठीक है, आर थ्री इंटू सी वन, क्योंकि हमको पता है 3 बियरिंग राइट हैंड साइड में हम लोग वो फ्लाईव्हील को लगाते हैं, इसलिए आर थ्री इंटू सी वन है। ठीक है, नाउ कंसिडर ए पोजिशन ऑफ द सॉरी ये तो भैया and the twisting moment on the shaft TS is equals to FT into R। twisting moment on the shaft क्या है, TS is FT into R and the equivalent twisting moment of the shaft is T MS square into TS square that is equals to R into C1 का स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और
हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम लोग को ये भी पता है कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, पाई बाय 16 ds³ इंटू टॉ। और यहाँ से हम लोग ये दो इक्वेशंस मिलेगा, ये दोनों इक्वेशंस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट का डिज़ाइन कर लेंगे। मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ से ds का वैल्यू हमको आराम से निकल के आ जाएगा, है ना। नाउ डिजाइन ऑफ द शाफ्ट एट द जंक्शन ऑफ द राइट हैंड क्रैंक आर्म। हम लोग शाफ्ट का जो है जंचर G1C जंचर ऑफ द राइट हैंड क्रैंक आर्म, इसके लिए हम लोग निकालेंगे। तो ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं है, लेंदी है तो क्या होगा ना, ds द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द जंक्शन ऑफ द राइट हैंड क्रैंक आर्म। तो अब देखो, इसको हम लोग जो जंक्शन बोल रहे हैं इसका मतलब ये होता है, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग जंक्शन बोल रहे हैं, दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, इस पोर्शन को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग जंचर बोलते हैं, तो राइट हैंड जंचर, ओके। तो ये जंचर के लिए हम लोग क्या करना है, शाफ्ट का डिजाइन करना है ना। तो अब देखो, ds इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द जंचर ऑफ द राइट हैंड क्रैंक आर्म। नाउ वी नो दैट द बेंडिंग मूवमेंट एट द जंचर ऑफ द राइट हैंड क्रैंक आर्म ms1 इज इक्वल टू r1 b2 इंटू lc² 2 प्लस t2 प्लस t/2 माइनस f2 lc/2 प्लस t/2, ओके। तो ये हो गया मेरा। ना ये तो बेंडिंग हो गया। अब ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होगा जंचर में, ts1 इज इक्वल टू ft इंटू आर, ये मेरा ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा जंचर में, t इज इक्वल टू ms1² प्लस ts1², इसको क्वेश्चन बनाते हैं। हमको ये भी पता है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है सोम के हिसाब से, पाई बाय 16 ds1 का क्यूब इंटू टॉ, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ से हमको डायमीटर ऑफ द शाफ्ट मिलेगा एट द जंचर, याद रखना डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हम लोग निकाल चुके ds, लेकिन ये क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द जंचर, ओके। ना अब हम लोग निकालेंगे डिजाइन ऑफ राइट हैंड क्रैंक वेव। क्रैंक वेव जैसे निकाले तो उसमें बेंडिंग में उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। द बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ FQ इज गिवन बाय r h/2 b1 माइनस lc/2 माइनस t/2। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम लोग को ये भी पता है कि mr क्या होता है, सिग्मा br इंटू जेड और सिग्मा br इंटू 1/6 w इंटू t²। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, हमको ये भी पता है कि सिग्मा br क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन रेडियल डायरेक्शन, और जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस 1/6 w इंटू t²। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से हमको सिग्मा br आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ FQ इज मैक्सिमम एट द जंक्शन ऑफ द क्रैंक एंड शाफ्ट, इट इज गिवन बाय mt इक्वल टू ft r माइनस ds1/2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, वेयर ds1 इज द शाफ्ट डायमीटर ऑफ द जंक्शन ऑफ द राइट हैंड क्रैंक आर्म दैट इज एट बेयरिंग 2, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इससे पहले, है ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, mt क्या है, सिग्मा b इंटू सिग्मा bt इंटू जेड, तो इससे पहले जो किए हम लोग, तो सिग्मा bt इंटू 1/6 t इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा bt को निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा bt, ओके। तो ये मेरा डिजाइन हो जाएगा। अब डिजाइन ऑफ क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, अब बियरिंग का भी हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो बियरिंग का हम लोग डिजाइन करेंगे। तो बियरिंग 2 इज द मोस्ट हेवीली लोडेड एंड शुड बी चेक्ड फॉर द सेफ बियरिंग प्रेशर। तो हम लोग अगर 3 बियरिंग होता है जनरली 1 2 3, 3 में से जो बीच का जो होता है, जिसको सेकंड बियरिंग बोलते हैं, जिसको बियरिंग नंबर 2 बोलते हैं, उसका ही अगर डिजाइन कर लें तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिर्फ उसी का हम लोग डिजाइन करते हैं ना। तो वी नो दैट द टोटल रिएक्शन एट द बियरिंग 2 विल बी R2 इज Fp/2 प्लस W/2 प्लस T1 प्लस T2 का 2, मतलब ये फ्लाईव्हील का लोड, ये क्या हो गया, गैस प्रेशर का लोड, और ये T1 प्लस T2 का लोड। जब लोग तीनों का रिएक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल बियरिंग प्रेशर इज R2/L2.ds1, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन निकलेगा R2, उससे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ L2.ds1 को डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, ये आराम से इसका डिजाइन हो जाएगा, वेयर L2 इज द लेंथ ऑफ द बियरिंग 2, ओके। और यहाँ तक में क्या होगी, ये डिजाइन मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में
कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस क्रैंक शाफ्ट के। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाएंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।